गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों. आई एम लखन कुमार, योर फिजिक्स टीचर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 11 of your physics book class 11, that is thermal properties of matter. Let we read about it. First, the terminology we should use here, that is temperature. What is temperature? Temperature of a body is the degree of hotness or coldness of द बॉडी. ओके, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस कौन बताएगा? टेम्परेचर बताएगा कि कितना वो हॉट है, कितना वो कोल्ड है. अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ थर्मामीटर. हाइएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अचीव्ड इन लेबोरेटरी इज़ अबाउट 10⁸, while lowest possible temperature attained is 10⁻⁻8 केल्विन. ओके, तो ये हमारे पास लोएस्ट और हाईएस्ट रेंज हो गई. क्लियर. और मैं जो हम एपरेटस यूज़ करते हैं वो थर्मोमीटर आप सभी जानते ही हैं. स्केल जो है वो 5 टाइप के हैं. यहाँ पर हमने 3 टाइप्स के लिखे हैं, वैसे 5 टाइप के भी होते हैं. तो 5 टाइप के मैं बता दूंगा अभी. सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल जो होता है इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 100 इक्वल पार्ट्स. तो जितना स्पेस होगा वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास 212. ओके, 212 आएगा. ठीक है, 212 एंड द स्पेस बिटवीन दैम 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. केल्विन स्केल जो होता है, जो कि हमारे पास ऐसा यूनिट में हम स्टैंडर्ड स्केल है, तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है इसमें 273 केल्विन. ओके, सॉरी, आइस पॉइंट जो है हमारे पास वो 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन. ओके, तो ये आइस पॉइंट और बॉइल सब में बॉइलिंग पॉइंट गिवन है. क्लियर. तो स्पेस जो होता है इन दोनों के बीच में वो कितने का डिफरेंस है? 100 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा. इसके अलावा रिक्टर और र्यूमर 2 स्केल और होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर र्यूमर तो रिलेशन बताया हुआ है. तो ये रिलेशन जो है वो कैसे जनरेट हुआ है मैं बता देता हूँ. इसके अंदर क्या होता है कि हम स्केल में से, ठीक है, जो भी स्केल होगा उस स्केल में से उसके लोएस्ट टेम्परेचर को माइनस कर देंगे और नीचे रेंज आ जाएगी कि बॉइलिंग पॉइंट और जो उसका आइस पॉइंट है उसके बीच में कितना डिफरेंस है. तो 100 इक्वल पार्ट्स है तो 100 आ जाएगा. इसी तरीके से एफ़ का फ़ारेनहाइट का लोएस्ट है 32 और अपॉन में उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 180, तो 180 आ जाएगा. तो ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर हम सभी स्किल्स में रिलेशन देख सकते हैं. ठीक है, तो र्यूमर हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर. ठीक है, जिसके अंदर लोएस्ट 0 होता है और हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा. क्लियर. तो इट इज़ द रिलेशन. वी कैन कन्वर्ट एनी टेम्परेचर एंड इन एनी स्केल विद इन द अदर स्केल with the help of these relations. Clear. Next one, heat. तो हीट क्या है वो देख लेते हैं. इट इज़ ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी. हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड थर्मल एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट. ओके, जब दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में होती है तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होती है. ओके, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी. तो हीट और थर्मल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑन द अकाउंट ऑफ ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन एंड रोटेशन मोशन. यानी हीट जो है वो एक टाइप की थर्मल एनर्जी है जो कि काइनेटिक एनर्जीज की फॉर्म में होता है कि जो भी कोई मैटर है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. उस पार्टिकल्स में क्या है कि हमारे पास सब में क्या होता है कि कुछ ना कुछ मोशन की और उनकी एनर्जी की फॉर्म होती है. तो अगर वो इधर उधर दौड़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो वाइब्रेशन हो गया और रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशन हो गया. तो इन सभी फॉर्म में वो हीट एनर्जी की फॉर्म में होगा. तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है और प्रैक्टिकल यूनिट हम यूज़ करते हैं कैलोरी. कैलोरी और जूल में रिलेशन होता है इज इक्वल टू 4.18 जूल. तो 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, यानी अगर टेम्परेचर का वाटर का टेम्परेचर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करना है तो हमें 1 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी. नेक्स्ट वन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. तो Kelvin scale is called as absolute scale because it is practically impossible to go beyond the 0 Kelvin in the negative side. Okay, तो इसका मतलब हमारे पास एब्सोल्यूट स्केल तो केल्विन हो गया और यहाँ पर ये भी मैं बता देता हूँ 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑल्सो. ओके, तो इससे कम नहीं हो सकता तो इसीलिए हम इसको एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं केल्विन स्केल को.
टेम्परेचर स्केल और 0 केल्विन को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो ये सभी कुछ दिखाए हुए हैं। तो ये स्टीम पॉइंट हो गया, ये आइस पॉइंट है केल्विन स्केल में, और ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर सेल्सियस में ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 और 100 डिग्री आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट में गिवन होगा, यहाँ पर 32 होना चाहिए फ़ारेनहाइट और यहाँ पर 212, ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड थर्मामीटर। ओके, एग्जाम्पल लिक्विड इन गैस थर्मामीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट थर्मामीटर। तो लिक्विड इन गैस थर्मामीटर एंड platinum resistance thermometer give uniform readings for ice point and steam point but go non-uniform for the different liquid and different materials. Okay, तो different material और different liquids में वो क्या होता है, एक ice point से और steam point तक आने में क्या होता है, different ग्राफ्स को प्लॉट करता है या फिर डिफरेंट वे यूज़, नॉन यूनिफॉर्म पाथ यूज़ करता है ना। तो ये हमारे पास हो गया लिक्विड हो गया। ठीक है, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, ये तो हम यूज़ करते हैं मरकरी जो थर्मामीटर है। कांस्टेंट वॉल्यूम ग्लास गैस थर्मामीटर गिव्स सेम रीडिंग रिस्पेक्टिव ऑफ विच गैस, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एट लो प्रेशर एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम P इंटू T फॉर अ गैस। ओके, मतलब ये इस चीज़ पे बेस है कि हम लो टेम्परेचर और लो कांस्टेंट वॉल्यूम का लो प्रेशर पे हम नोट कर रहे हैं गैस का, तो उसके बीच में ये डायग्राम आएगा। ओके, तो टेम्परेचर जैसे से इंक्रीज़ होगा और प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन का गैस ए और गैस बी। ऑल गैसेस कन्वर्ज टू एब्सोल्यूट 0 टू 0 प्रेशर। ओके, तो सभी गैसेस जो होती है वो कन्वर्ज होती है एब्सोल्यूट 0 से 0 प्रेशर के ऊपर। क्लियर, तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे 0 प्रेशर के ऊपर तो वो कन्वर्ज हो जाती है, ये रही। ठीक है, ये हमारे पास। तो नेक्स्ट वन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे 0 प्रेशर पे थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इट इज़ वाइडली ऑब्जर्व दैट मोस्ट मटेरियल एक्सपेंड ऑन द हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कूलिंग। दिस एक्सप्लेनेशन इज इन द all dimensions. Experimentally, it has been observed that fractional change in any dimensions is proportional to the change in temperature. Clear? तो अपने ने ये चीज़ नोट की है कि सभी मटेरियल जो होते हैं वो जनरली एक्सपेंड होते हैं हीटिंग पे और कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ते हैं। ठीक है, ऑन द कूलिंग। ओके, तो इन ऑल डायमेंशंस, सभी डायमेंशंस में एक्सपेरिमेंटली हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल चेंज आता है उसकी डायमेंशंस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा चेंज इन डायमेंशंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट वन। तो ये कुछ हमारे पास है, लीनियर एक्सपेंशन होता है, एरियल एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। अगर कोई वायर है तो उसमें लीनियर एक्सपेंशन होगा। ओके, अगर कोई ब्लॉक है तो उसमें एरियल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, या शीट है, शीट मान लीजिए, शीट में एरियल एक्सपेंशन होगा। ब्लॉक है तो उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। तो ये मैंने पीछे भी बता दिया था कि डायमेंशंस चेंज होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल डायमेंशंस। ठीक है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये रहा चेंज इन टेम्परेचर, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं देयर विल बी अ कांस्टेंट के। तो ये अलग अलग एक्सपेंशन में अलग अलग होता है, इसमें अल्फा है, इसमें बीटा और इसमें गामा। तो अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इंक्रीजेज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, यहाँ से हमने इसको डिफाइन किया है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बोलेंगे बीटा को, और ये इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलेंगे और ये इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम जैसे इसमें लेंथ इसकी इंक्रीज़ हो रही है, तो फाइनल लेंथ अगर एल डैश कंसिडर कर रहे हो तो उसमें एल प्लस डेल्टा एल आएगा, यानी इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इनटू लेंथ। ओके, तो यहाँ से जब चेंज इनटू लेंथ निकालेंगे तो एल इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब एल प्लस, ठीक है, एल प्लस डेल्टा एल का वैल्यू आ जाएगा एल एल्फा डेल्टा टी। जब इसमें से कॉमन लेंगे एल तो ये आ जाएगा एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो ये कॉमन फॉर्मूला यूज़ होता है फाइनल लेंथ निकालने का। इसी तरीके से एरिया का निकालते हैं, इसी तरीके से वॉल्यूम का। क्लियर? नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों की यूनिट जो होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन होती है। ऐसा क्यों है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर जब हम फॉर्मूला देखेंगे
तो अल्फ़ा अगर हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा टी अपॉन में आ जाएगा, तो एल और एल अपॉन में तो डायमेंशन लेस हो गया, तो डेल्टा टी अपॉन में आएगा तो पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर भी दोनों का डायमेंशन सेम है तो यूनिट लेस हो जाएगा, बट डेल्टा टी अपॉन में आएगा तो पर डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन होगा। इन जनरल विद द चेंज इन वॉल्यूम एंड द डेंसिटी विल ऑल्सो चेंज। ओके, मतलब क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं, जब भी कभी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो डेंसिटी भी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और सेम मास है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। ये रहा ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है बट मास नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, ये भी चीज़ है। अल्फ़ा ऑफ मेटल जनरली हायर देन द अल्फ़ा ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो मेटल के लिए अल्फ़ा ज़्यादा होता है, यानी वो ज़्यादा एक्सपेंड होगी। और गामा इज़ नियरली कॉन्स्टेंट एट हाई टेम्परेचर बट ऑल लो टेम्परेचर इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ओके, मतलब हाई टेम्परेचर पे गामा अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और लो टेम्परेचर पे ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आइडियल गैसेस गामा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर गामा हम गैसेस के लिए निकाल रहे हैं तो वो कैसे निकलेगा, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इट इज़ द आइडियल गैस इक्वेशन जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, अभी हम इसमें भी पढ़ेंगे। तो वी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। ओके, तो यहाँ से एन आर टी अपॉन पी निकाला हमने, दोनों तरफ चेंज नोट किया। ओके, तो चेंज जब हम नोट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम, तो डेल्टा वी अपॉन वी, ओके, इज इक्वल्स टू, ये सभी तो कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे नोट कर रहे हैं, तो आर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, तो पी भी कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा डी अपॉन टी आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इट मीन्स गामा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ गामा भी बढ़ेगा, ठीक है, नहीं कम होगा। एज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन केस क्या है, वाटर कॉन्टैक्ट ऑन हीटिंग फ्रॉम द 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हैंस इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एक्सेप्शन केस क्या है, एक्सेप्शन केस हमारे पास ये है कि जब हम वाटर को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर जाते हैं तो जनरली क्या होना चाहिए, वॉल्यूम उसका क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है और डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। तो ये वाटर का नेचर है, 0 to 4 ओनली। ओके, उसके बाद तो वो नॉर्मल बिहेव करेगा। दस इट्स कॉल्ड एज एनोमिनस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसको ही हम एनोमिनस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोलते हैं। तो ये रहा इन जनरल, गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, ओके, इज इक्वल्स टू 3/2 बीटा। ये हमारे पास रिलेशन है सभी के अंदर। ओके, मतलब ये सभी का रिलेशन हो गया एक तरीके से, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये हमने ज्योमेट्रिकली इसको प्रूव किया है। तो जैसे हमने डेल्टा एल डिफरेंस ले लिया स्टार्टिंग में, फिर डेल्टा वी हमने लेकर चले, तो डेल्टा वी हमारे पास एल प्लस डेल्टा एल प्लस आएगा बीच में ना, तो उसका होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि क्यूब की बात कर रहे हैं तो होल क्यूब हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि एल डेल्टा एल की हायर पावर्स नेग्लिजिबल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओनली ये स्टेप, सॉरी ये नहीं, ये वाला स्टेप। ओके, हायर पावर्स को हमने नेग्लिजिबल मान लिया, तो डेल्टा वी अपॉन वी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो हमने इसको डिवाइड किया ना, तो ये आ जाएगा 3v अपॉन एल डेल्टा एल। ठीक है, इसको करके देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा वी हमारे पास आ गया, तो ये आ गया v अपॉन एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर, क्योंकि एल क्यूब अपॉन एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर ही होगा, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो एल स्क्वायर को रिप्लेस किया है v अपॉन एल से, तो v अपॉन एल से हमने ऊपर रिप्लेस कर दिया यहाँ पर एल स्क्वायर को। ओके, डेल्टा एल आ गया। तो जब ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एल अपॉन एल, ओके, इस डेल्टा एल अपॉन एल का वैल्यू हमारे पास होता है अल्फ़ा डेल्टा टी, लीनियर एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया, और डेल्टा वी अपॉन वी, और ये आ गया 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। ओके, तो ये जब इधर आएगा तो ये वैल्यू गामा की होती है, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। इसी तरीके से हम बाकी सबका भी कर सकते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन इज प्रोवाइडेड इनसाइड द रोड बाय द फिक्सिंग ऑफ and rigid, okay, and the rod acquires a compressive strain due to the external force at ends of corresponding stress set up to the rod is called thermal stress। ये मैंने पहले ही बताया था कि हम एक रोड को एक पर फिक्स कर लेते हैं और सेकंड एंड को हम इसको हीटेड अप करते हैं। तो यहाँ पर
इस पर क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा क्योंकि ये बाहर की ओर एक्सपेंड होगा, एंड दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। क्लियर। नेक्स्ट वन, एनोमिनस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमिनस एक्सपेंशन ऑफ वाटर देख लीजिए, एज एन एक्सेप्शन वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग ऑफ 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हेंस इस डेंसिटी इज इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और डेंसिटी इंक्रीज होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज दस इट इज़ कॉल्ड एनोमिनस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ओके, तो ये हमारे पास एनोमिनस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हो गया। क्लियर। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ओके, वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया, ओके, और ये टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर जैसे से बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर नॉर्मल 4 डिग्री के बाद नॉर्मल बिहेव करेगा। और यहाँ पर डेंसिटी और टेम्परेचर है, तो डेंसिटी क्या होती है कि उसकी डिक्रीज़ होनी चाहिए इंक्रीज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है और फिर उसके बाद नॉर्मल बिहेव कर रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका एनोमिनस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है। तो यही रीज़न है इसके एनोमिनस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बहुत सारे एप्लीकेशन है, लाइक जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहाँ पर जो लेक वगैरह होता है उसका अपर सरफेस जो है वो आइस बन जाता है, बट अंडर जो होता है वो अभी भी वाटर रहता है। तो इसी का ही एग्जांपल है। और जो माउंटेन्स क्रैक आते हैं आइस प्लेसेस पर जहाँ पर 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, तो वहाँ पर माउंटेन क्रैक्स भी इसी की वजह से होते हैं। पाइपों का फटना कोल्ड प्लेसेस पे वो भी एनोमिनस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर देख लो, व्हेन द टेम्परेचर चेंज ऑन हीटिंग देन हीट सप्लाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, तो हीट जितना सप्लाई करेंगे वो उसके टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने अमाउंट को हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके एम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। जितना ज़्यादा, देखो एक छोटे बकेट, एक छोटे गिलास का वाटर अगर हमें हीटेड अप करना है और एक बड़े बकेट का वाटर हमें हीटेड अप करना है, तो आपको पता है कि किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, एक छोटे गिलास से छोटे बड़े बकेट में ज़्यादा टाइम लगेगा। नेचर ऑफ सब्सटेंस, ओके, यानी वो उसकी हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक मतलब हीट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करेगा कि नेचर है उसका, क्या नेचर है, कितनी हीट को ऑब्जॉर्व कर सकता है। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पर एम एस डेल्टा टी, तो एम और डेल्टा टी तो यहाँ से आ गए और नेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास एस आ गया। ठीक है, एस, तो ये मास हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया पर केजी, ओके, और चेंज इन टेम्परेचर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से हमने अगर इसको मॉलिक्यूल्स में चेंज करना है तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की जगह वो आ जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट आ जाएगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे मास की जगह। तो ये हमारे पास सेकेंड रिलेशन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। ओके, ये जो है यहाँ से हमने इसको स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया है। अभी तक हमें नहीं पता था स्पेसिफिक हीट क्या होता है, क्योंकि हर किसी सब्सटेंस की अपनी नेचर होती है कि वो कितनी हीट को ऑब्जॉर्व कर सकता है, कितनी हीट को कितनी जल्दी ऑब्जॉर्व कर सकता है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इट्स नेचर, एंड दैट कैपेसिटी इज नॉन एज स्पेसिफिक हीट। ओके, तो स्पेसिफिक हीट हम जब यहाँ से निकालेंगे तो एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एम डेल्टा टी। ओके, तो हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस फॉर यूनिट मास एंड यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। तो ये रहा हमारे पास, इसका डेफिनेशन इसी से लिखा है हमने, है ना। तो ये हमारे पास हो गया, और उसका यूनिट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हीट सप्लाई था जूल, और कितने, पर केजी पर केल्विन, यानी कैलोरी और ग्राम सेंटीग्रेड में भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर के लिए हमारे पास कॉमनली ये होता है, कॉमनली हम ये यूज़ करते हैं कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0.5 पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, और ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, नेक्स्ट वन, मोलर हीट, मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, तो मोलर स्पेसिफिक हीट भी इसी के अकॉर्डिंग है। अगर यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करोगे तो C इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी। इट मीन्स हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस ऑफ यूनिट मोल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट वन,
मोलर स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट वॉल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी। तो वो अभी मैंने डिफाइन किया वही चीज़, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड मोल आएगा, है ना। तो हीट कैपेसिटी देख लीजिए, मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हैं ना इसको। और ये आ जाएगा हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जितना भी अमाउंट हो, डजेंट मैटर उसके अंदर कितना भी मास हो, डजेंट मैटर कितने भी मोल्स हो, बट उसकी यूनिट डिग्री को इंक्रीज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ नोन एज हीट कैपेसिटी। इसको स्मॉल एस से डिनोट किया है। और ये हमारे पास हो गया जूल पर केल्विन, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर H2O स्पेसिफिक हीट डज चेंज बट फेयरली वेरी लेस। ओके, मतलब जो होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ मोलर हीट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो मतलब ज़्यादा चेंज नहीं आता हर जगह पर, बहुत कम चेंजेस आते हैं। मटेरियल विद द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हीट फॉर सेम सम अ गिवन इन टेम्परेचर। ओके, मतलब अगर किसी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है तो उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, उसके बहुत ज़्यादा हीट चाहिएगा टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, तो उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। ठीक है, वैसे तो हाइड्रोजन, हीलियम और वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, इसलिए हम हॉट बैग वगैरह किससे बनाते हैं, वाटर से ही बनाते हैं। हॉट बैग वाटर बैग ही होते हैं ना। तो चेंज इन स्टेट आपको पता है कि वी हैव 3 phases ऑफ एनी मटेरियल, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी सॉलिड की स्टेट चेंज कर सकते हैं विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर और गिविंग द हीटिंग से हम कर सकते हैं। तो देन हीट सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच चेंजेस द स्टेट। ओके, तो इसका मतलब उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा कितनी हीट उसको चाहिए, तो कितना हमने उसके स्टेट चेंज करने के लिए दिया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो ये नेचर ऑफ सब्सटेंस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट बनेगा एंड दैट इज़ एल। तो किसी भी चीज़ को की स्टेट चेंज करनी है लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, तो उसके लिए हमें एक हीट की रिक्वायरमेंट होती है एंड इट इज़ इक्वल्स टू एम एल, वेयर एम इज़ द मास ऑफ और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एल जो होता है वो हमारे पास होता है लेटेंट हीट, वो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है। लेटेंट हीट ऑफ प्रोसेस, तो लेटेंट हीट बोलते हैं इसको, कि लेटेंट हीट ये रहा हमारे पास, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर मास टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस। यहीं से तो बना ये डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आया, एम एल आया, तो एल इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एम, यानी यूनिट मास को जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है तो चेंज इट स्टेट इज नॉन एज लेटेंट हीट, बट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जरूर आएगा इसमें ना, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, ये कैसे मैं बताता हूँ आगे। ऐसा यूनिट आ जाएगा जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम। द चेंज इन स्टेट ऑलवेज अकर्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही होगा। फॉर एग्जांपल सॉलिड टू लिक्विड, ओके, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड टू गैस इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर, मतलब सॉलिड टू लिक्विड होता है लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड टू गैस है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर, in case any material is not at its boiling point or melting point, okay, and then on heating the temperature will change till the time a particular state change temperature reaches। okay, मतलब ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट पे होगा, ओके, और लिक्विड से गैसेस में आएगा तो इसको बॉइलिंग पॉइंट पे ये स्टेट चेंज होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल if water is initially at -50 डिग्री सेंटीग्रेड at 1 atmospheric pressure in its solid state, तो उसके लिए क्या होगा, तो स्टेप बाय ऑन हीटिंग टेम्परेचर चेंजेस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड फर्स्ट, माइनस से 0 तक आया वो, और आइस मेल्ट ऑन कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्योंकि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो उस पर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। ठीक है, तो सबसे पहले वो यहाँ आया माइनस से 0 पे, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास लिक्विड में, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अब हम उसको और टेम्परेचर देंगे
तो टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचेगा, बॉइलिंग टेम्परेचर तक। तो बॉयल होने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो फिर किस में, एक कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट होगा, फॉर द गैसेस में। ओके, गैस का टेम्परेचर और इंक्रीज़ करोगे तो गैस का के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट आ गया उसका। तो द स्लोप इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट कैपेसिटी। ओके, स्लोप जो होता है वो हीट कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, जिसकी जितनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी उसकी उतनी कम स्लोप। क्लियर, क्योंकि उसको ज़्यादा हीट चाहिएगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो हीट कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। क्लियर, तो डिपेंड्स अपॉन द ml ऑफ द प्रोसेस, हॉरिजॉन्टल लाइन डिपेंड्स अपॉन द ml ऑफ द प्रोसेस। जितनी ज़्यादा हीट चाहिएगी उतनी बड़ी ये लाइन होगी। क्लियर, नेक्स्ट वन, प्रेशर डिपेंडेंस ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो प्रेशर डिपेंडेंस देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर। फॉर सम सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर एंड फॉर अदर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ओके, कुछ सब्सटेंस के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है इंक्रीज इन प्रेशर, और कुछ के लिए वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, वी कैन ऑब्जर्व द अबव रिजल्ट्स थ्रू द फेजर डायग्राम। ओके, ये हमने फेजर डायग्राम बनाया पी और टी में, टेम्परेचर और प्रेशर में। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, तो लाइन ओ ए जो है वो हमारे पास हो गया सब्लिमेशन कर्व। ओके, ये रहा। ओके, तो सॉलिड से रिप्रेजेंट हो रहा है, और लाइन ओ बी जो है वो हमारे पास है फ्यूज़न कर्व। ये हमारे पास फ्यूज़न है क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ये पूरा सॉलिड का प्रोसीजर है, ये सॉलिड से लिक्विड में। फिर उसके बाद ओ सी जो है वो हमारे पास वेपराइजेशन कर्व है, ये रहा, क्योंकि लिक्विड से वेपर में आ रहा है। और पॉइंट ओ जो है वो हमारे पास ट्रिपल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड, सॉलिड और गैस कुछ भी हो सकता है। तो हर किसी सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर एंड प्रेशर पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे वो लिक्विड, सॉलिड और वेपर तीनों की चीज़ें रख सकता है, तीनों की प्रॉपर्टीज़ रख सकता है। तो इसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर, सी पॉइंट को हम क्रिटिकल, ये रहा सी पॉइंट जो है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, सभी में सी पॉइंट जो होगा वो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा, और ये हमारा ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा, ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। क्लियर, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ट्रिपल पॉइंट द कॉम्बिनेशन प्रेशर एंड द टेम्परेचर एट विच ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पर सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये CO2 के लिए बनाया है और ये वाटर के लिए। क्लियर, तो यहाँ पर 4H2 इट इज़ 273.16 केल्विन, और इसके लिए क्या होता है एट 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारे पास इसकी कंडीशन होगी। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास है द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड द टेम्परेचर बियॉन्ड विच अ वेपर कैन नॉट बी लिक्विफाइड इन इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आप देख सकते हो कि कितनी डिस्टेंस पे है ये क्रिटिकल पॉइंट। तो एक प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन है जिसके ऊपर आप, उस प्रेशर के ऊपर हम कितना भी टेम्परेचर को बढ़ाएं तो वो उस लिक्विफाई नहीं हो सकता, तो उसको हम क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। ओके, और एक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हम कितना भी प्रेशर लगाएं, ठीक है, कम करें ज़्यादा करें डजेंट मैटर, वो लिक्विफाई नहीं होगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर। क्लियर, द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड द critical temperature and critical pressure. From the phasor diagram we can see that the melting point decreases with the increases in pressure for H2O. ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट यानी लिक्विड से, सॉरी सॉलिड से, वो किस में जाएगा, लिक्विड में। तो वो क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज होगा, इधर चलेगा क्योंकि ये कर्व इधर जा रहा है। क्लियर, नेक्स्ट वन हमारे पास है बेस्ड ऑन दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेशन। ओके, रेगुलेशन द फिनोमेना ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर मेल्टेड below the normal melting point due to addition of pressure. It is due to this pressure effect on melting point that cooking is tough on mountains and lesser in pressure cooker. Okay, तो यही रीज़न है कि मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास कम हो जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ाने से
कम हो जाता है, लेकिन जहाँ पर प्रेशर कम है वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास है। क्लियर। नेक्स्ट वन, हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र हम देखेंगे। हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्शन। व्हाट इज़ कंडक्शन? द थर्मल कंडक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द hotter part of a body to the colder, or one or from hot body to a cold body is in contact with the in without any transference of material particles. ओके, यानी जब किसी मटेरियल के पार्टिकल्स जो हैं बिना ट्रांसफ़र हुए हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, देन द मेथड इज़ नोन एज कंडक्शन मेथड। ओके, तो ये एक रोड के को गर्म करने जैसा है, यानी एक रोड को हम एक साइड पे हीट करेंगे तो धीरे धीरे सेकंड एंड भी क्या हो जाता है, मेटल रोड जो होता है वो हीटेड अप हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और अपनी एनर्जी आगे देते जाते हैं और अपनी पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड वो वाइब्रेट करते हैं सिर्फ, यानी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को वो नहीं छोड़ते। तो ये रहा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो ये टी बी और ये टी सी। तो टी सी इज़ ग्रेटर देन टी बी, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा और यहाँ पर कम है, तो हीट लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होगी एट स्टेडी स्टेट। ओके, द रेट ऑफ हीट एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द रोड बिकम्स कांस्टेंट। ओके, एक स्टेडी स्टेट पे हम देखेंगे तो एक हीट एनर्जी जो होगी वो पूरी रोड से रेट ऑफ हीट एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द रोड बिकम्स कांस्टेंट, यानी पूरी रोड से जो हीट एनर्जी रेट फ्लो होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, स्टडी फॉर्म में, मतलब एक बार प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए तब। तो दिस रेट हीट ऑफ हीट ट्रांसफ़र यानी क्यू इज़ इक्वल टू एच अपॉन टी, है ना, ये चीज़ याद रखना, मतलब कितना हीट पर यूनिट टाइम में ट्रांसफ़र हुआ। तो ये हो गया रेट। तो के ए टी सी माइनस टी डी अपॉन एल, तो ये चीज़ हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर यानी दोनों में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, और क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो जब प्रोपोर्शनिटी का सिंबल हटाएंगे तो के विल बी अ कांस्टेंट, एंड फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रोड वेयर क्यू रेट ऑफ हीट, ये बता ही दिया मैंने, फ्लो जे जूल पर सेकेंड यानी वॉट हो गया, ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी हमारे पास रोड है उसका, टी सी और टी डी जो है वो हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की हमारे पास टेम्परेचर हो गया, और लेंथ ऑफ रोड हो गया, और के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, के जो है वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो जब हम यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन करेंगे तो क्यू एल अपॉन ए टी सी माइनस टी डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसके बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टिंग ड्यूरिंग द स्टडी स्टेट इन यूनिट टाइम, क्योंकि ये यूनिट टाइम वाला है ना, ये देखो। ठीक है, यूनिट टाइम थ्रू यूनिट एरिया ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सब्सटेंस अंडर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, और ग्रेडियंट इसलिए क्योंकि टी सी माइनस टी डी अपॉन एल इज इक्वल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये देखो, चेंज इन टेम्परेचर एट पर यूनिट लेंथ। क्लियर। तो ये हो जाएगा बीइंग द नॉर्मल टू द एरिया, यानी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मली ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो यूनिट हमारे पास आ जाएगा जूल पर, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड। ओके, और यहाँ पर ये हो जाएगा पर केल्विन। ओके, और यहाँ पर मीटर, तो जूल पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन। तो जूल पर सेकंड वॉट होता है, तो वॉट पर मीटर पर केल्विन आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट वन, लार्जर द थर्मल कंडक्टिविटी द ग्रेटर विल द रेट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम अ गिवन टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, मतलब जितनी ज़्यादा हीट कंडक्टिविटी होगी वो उतना ज़्यादा हीट जल्दी ट्रांसफ़र करेगा, इसलिए मेटल्स का हीट कंडक्टिविटी नॉन मेटल से ज़्यादा होता है। तो यही रीज़न है कि हमारे पास सेम टेम्परेचर पर अगर आयरन और वुड हो तो हमें कौन सा ज़्यादा मतलब हॉट लगेगा, अगर हाई टेम्परेचर पे है, या कोल्ड लगेगा अगर लो टेम्परेचर पे है, तो वो होगा आयरन, क्योंकि आयरन से जल्दी हीट ट्रांसफ़र होगा विद द कंपैरिजन ऑफ वुड।
तो इसीलिए हमें आयरन जो है वो ज़्यादा हॉट या कोल्ड लगता है, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज़ वेरी लो, ओके। तो इंसुलेटर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, देयरफॉर एयर डज नॉट लेट द हीट एनर्जी टू बी कंडक्टेड वेरी इजली। तो यही रीज़न है कि एयर जो होता है वो इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है हीट की, तो वो हीट एनर्जी को बहुत जल्दी कंडक्ट नहीं कर सकता। फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स बिटवीन टू एंड स्किप्ड, ये इसी का ही रीज़न है। अगर हम घर को ठंडा रखना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो हम वहाँ पर दो वॉल बनाते हैं जिसके बीच में एयर कॉलम हम खाली छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा कि हीट फर्स्ट वॉल से दूसरी वॉल में क्रॉस नहीं होगी, ओके। तो वी कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉम्पोजिट रोड्स, ओके। अगर हमारे पास दो रोड आपस में कनेक्ट हैं तो हम वहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दो रोड होगी जिनका एरिया सेम है, लेंथ अलग अलग है और कंडक्टिविटी भी अलग अलग है, तो इक्विवेलेंट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम है। तो यहाँ पर 12 हमने ले लिया लेंथ, ओके। एक क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और एल इक्विवेलेंट ले लिया, ठीक है। एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 और ए आ जाएगा, और के इक्विवेलेंट ले लेंगे हम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी को, इसको अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ये मैंने पहले बता दिया था। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर ग्रेडियंट दैट फॉल इन द टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट energy is called the temperature gradient and it is denoted by delta T upon delta L, okay। तो unit is Kelvin per meter. The term Q, rate of flow of heat, can also be named as heat current, okay। क्योंकि heat in per unit time है तो heat current भी बोल सकते हैं। The term L upon Ka is called as thermal resistance of any conducting rod, okay। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, थर्मल कंडक्टिंग रोड बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस है ना, थर्मल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास वहीं से बना ना, देखो क्यू था ना, क्यू हमने निकाला था के ए, ओके, डेल्टा टी अपॉन एल, ये आया था ना। तो यहाँ से हमने निकाला एल अपॉन के, यहाँ पर आ जाएगा। तो एल अपॉन के ए इज इक्वस टू, ये आ जाएगा डेल्टा टी अपॉन क्यू, है ना, ये आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं हीट रेजिस्टेंस, है ना। तो क्योंकि Q यहाँ पर आ गया करंट, ओके। तो करंट यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर है, तो इसका मतलब इट कैन बी कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस, ओके। तो थर्मल रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं। तो थर्मल रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ हीट करंट बाय द मीडियम इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस और इट्स यूनिट इज Kelvin per watt, okay। Next one, convection. Convection is the another method of the heat transfer, the process in which heat is transferred from one point to the another point by actual movement of the heated material particles from a place at higher temperature to another of lower temperature is called as thermal convection। यानी जिस पहले वाले में क्या था, पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे, लेकिन अब इसमें ट्रांसफ़र होंगे, पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होके और हीट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं, दैट इज़ नोन एज कन्वेक्शन। लाइक हम किसी वाटर को बकेट किसी वेसल में डाल करके और उसको हीटेड अप करते हैं, तो हीटेड अप करने से क्या होता है, उसके पार्टिकल्स ऊपर नीचे घूमते हैं, नीचे वाले पार्टिकल पहले हीट गेन करते हैं और उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से पार्टिकल ट्रांसफ़र होके और अपनी हीट कंडक्ट करते हैं। इफ़ द मीडियम इज़ फोर्स्ड टू मूव विद द हेल्प ऑफ अ फैन और अ पम्प, इट इज़ कॉल्ड अ फोर्स्ड कन्वेक्शन। अगर हम चाहते हैं कि मतलब मीडियम को चलाया जाए फोर्सली, then it is called forced convection. If the material moves because of a difference in density of the medium, the process is called natural or free convection। यानी जो इस चीज़ में हुआ, अपने आप डेंसिटी कम हुई और ये ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये नेचुरली हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम, कूलिंग सिस्टम ऑफ अ ऑटोमोबाइल हीट कनेक्टर, ठीक है, जिसके अंदर जो कूलिंग एजेंट हम डालते हैं कार वगैरह में, तो वो क्या होता है कि वो फोर्सली फ़ैन चला करके हम क्या करते हैं, उसकी हीट उसके मीडियम को ट्रांसफ़र करते हैं। और नेचुरल कन्वेक्शन का क्या आ जाएगा, जो सी ब्रीज लैंड ब्रीज वगैरह होती है, मानसून बर्निंग्स जो होती है टी,
ओके, और ये हो गया हमारे पास ट्रेड विंड्स हो गया। तो ये सभी जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हमने पढ़ा हुआ ना, तो वो सब कुछ नेचुरल है। नेक्स्ट वन, रेडिएशन। रेडिएशन इज द another method of heat transfer. It is the process of transmission of heat in which heat travels directly one place to the another place without the agency of any intervening मीडियम। मतलब उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करने के लिए हीट को। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो सन से हमारे पास लाइट आती है तो वो रेडिएशन की फॉर्म में होती है, यानी वो हीट जो है वो किसी मीडियम, आपको पता है कि सन और अर्थ के बाकी बहुत सारे प्लेस पे वैक्यूम है, वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, तो वो आ रही है। हीट एनर्जी अकर्स इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स, ओके, एंड दीज रेडिएटर्स आर emitted by EM वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आ रही है, ऑफ इट्स टेम्परेचर लाइक द रेडिएशन ऑफ बाय अ रेड हॉट आयरन और लाइट फ्रॉम अ फिलामेंट लैम्प। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। रेड हॉट आयरन, जब आयरन बहुत गर्म हो जाता है तो रेड कलर का हो जाता है, तो वो भी रेडिएशन फेंकता है। और फिलामेंट अगर कोई है तो जैसे बल्ब का फिलामेंट है वो चीज़ें। एवरी बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एज वेल एज अब्जॉर्व एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, ओके, वो अब्जॉर्व भी करती है और रिलीज भी करती है। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी अब्जॉर्व डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ द बॉडी। कितनी वो अब्जॉर्व करेगा वो उसके कलर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ब्लैक है तो सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट वन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप सभी बता देता हूँ मैं उस पर, यानी किसी चीज़ के ठंडे होने पर है ये। तो ये क्या है, तो स्टेट दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ओके, माइनस dQ अपॉन dt या dH अपॉन dt ले लीजिए। तो यहाँ पर ds अपॉन dt लिया है, ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस दो बार लिख दिया। तो हमारे पास वो बोल रहा है कि जो उसकी कूलिंग रेट है यानी लॉस ऑफ हीट रेट है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर और डिफरेंस इन टेम्परेचर। ओके, तो माइनस ds अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 माइनस T1, और k is the proportionality constant where k is the positive constant depending upon the area and the nature of the surface of body. Suppose a body of mass m, specific heat capacity is s, is at a temperature T2 and T1 be the temperature of surrounding. Okay, surrounding में वो heat को दे रहा है, और if delta T2 is dt2 falls of the temperature in time dt, then the amount of heat loss is ds. ओके, ds dt2। ठीक है, ये कहाँ से आया, मैंने पीछे बताया था, जहाँ पर हमने लिखा था डेल्टा H इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T, है ना, ऐसे लिखा था ना। तो वहाँ पर हमने डी एच यानी स्मॉल चेंजेस है तो DS लिख दिया है यहाँ पर। ओके, चेंज इन हीट, और MS डी डेल्टा T की जगह स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T2। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज़ गिवन बाय, दोनों तरफ हम टाइम dt से डिवाइड कर देंगे, और फ्रॉम द इक्वेशन 4 एंड 5, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी s है ना, हीट के अंदर चेंजेस है ना, तो ये s की जगह यहाँ q यूज़ कर लीजिए, क्योंकि q फिर दोनों s हो जाएंगे तो कन्फ्यूजिंग होगा, तो q यूज़ होगा, या h यूज़ कर लीजिए, h यूज़ कर सकते हैं। तो पीछे भी हमने h यूज़ किया था ना हीट के लिए, तो h आ जाएगा, तो h आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन सेम डी एच अपॉन डी टी को रिप्रेजेंट कर रही है, बट ये नेगेटिव सिंबल और ये पॉजिटिव। तो ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो नेगेटिव दिस एंड इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से dt2 हमने निकाल लिया, अपॉन में ये है, तो ये वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी, और ये वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में, और ms अपॉन में, माइनस के अपॉन ms dt। तो ये भी पूरा एक कांस्टेंट है किसी मटेरियल के लिए, कि ये तो पहले कांस्टेंट था, मास कांस्टेंट एक स्पेशल प्रैक्टिकल के लिए, और एन एस स्पेसिफिक हीट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो माइनस के डी टी हो गया। अब देखो दोनों साइड पे हमारे पास dt2 है और dt टेम्परेचर टाइम के अंदर डिफरेंस है, तो इसका मतलब वी कैन इंटीग्रेट दिस स्टेप। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन टी का क्या होता है, log t, तो 1 अपॉन T2 माइनस T1 का हो जाएगा log T2 माइनस T1, और इसका माइनस के टी। ओके, तो हमारे पास dt का t हो गया और प्लस c। ठीक है, तो c हम क्या करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू सच सिचुएशन निकाल लेंगे। तो t2 जब हमने निकाला तो ये लोग इधर आके क्या e की पावर में माइनस के टी यानी e की पावर में कन्वर्ट हो गया।
ओके, तो ये पूरा प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा उसके बेसिस पर। ई की पावर सी है ना, ये भी ई की पावर में हो जाएगा, ये भी ई की पावर में हो जाएगा, तो ई की पावर सी को हमने न्यू कांस्टेंट दे दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा कि लास्ट में उसका टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर टी टाइम। क्लियर? तो इसका मतलब जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे डेल्टा टी और टाइम में, तो ये धीरे धीरे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा टाइम बढ़ने के साथ साथ, मतलब रेट स्लो होती जाएगी धीरे धीरे, है ना। और ये लॉग टी और इसमें हमारे पास आ जाएगा ये ग्राफ। क्लियर? तो फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस रेट ऑफ कूलिंग ड्यू टू द कन्वेक्शन और रेडिएशन कंबाइंड इज द प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए सराउंडिंग और टेम्परेचर ऑफ बॉडी में। अप्रोक्सीमेशन हमने लिया है, इसके बेसिस पर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहीं से निकाला है। नेक्स्ट वन, ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हमने देखा कि हमने एक चैम्बर लिया है बाहर, ये सराउंडिंग माना है, इसके अंदर टेम्परेचर T1 हो गया, और ये इनर सराउंडिंग हो गया जिसके अंदर हमने अलग अनदर लिक्विड फिल किया है, और इसमें ये थर्मामीटर मेजरमेंट के लिए T2 के लिए, और ये बीच में हमने कुछ एक चीज़ें डाल दी। ठीक है, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर में जो एक्सचेंज चलेगा उसको हम नोट करते जाएंगे एक्सपेरिमेंटली, और रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा दोनों के बीच में। क्लियर? तो नेक्स्ट वन, कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो एन आइडियल बॉडी विच ऑब्जर्व ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट स्ट्राइक इट सो दैट ऑल इंसिडेंट रेडिएशन इज कम्प्लीटली ऑब्जर्व्ड। ओके, यानी एक ऐसी बॉडी जो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी होती है उस सभी को ऑब्जर्व कर लेती कम्प्लीटली, देन इट इज़ नोन एज ब्लैक बॉडी। ओके, तो ऐसे कोई आइडियल ब्लैक बॉडी नेचर में नहीं है। ठीक है, बट हम प्लेटिनम ब्लैक को अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, प्लेटिनम ब्लैक बॉडी को हम क्या मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली ब्लैक बॉडी मान लेते हैं ना, क्योंकि वो 99.99% ऑब्जर्व कर लेता है हीट को। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं वाई ब्लैक बॉडी। ओके, बिकॉज दोज बॉडीज दैट ऑब्जर्व इंसिडेंट विजिबल लाइट व्हेन सीन ब्लैक टू द ह्यूमन। ओके, क्योंकि हमें कोई चीज़ ब्लैक तभी दिखती है जब सारी लाइट वो ऑब्जर्व कर ले, तो हम इसको ब्लैक बॉडी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सारी विजिबल लाइट को भी ऑब्जर्व कर लेती है, इसलिए हमें वो ह्यूमन आई को ब्लैक दिखती है। वी कैन हार्डली कैरेक्टराइज our sun, which is indeed almost a black body within a very wide band of the electromagnetic radiation wavelength, as a black physical object in optics. It is namely bright white sunlight which represents the equilibrium black body radiation. यानी एक वाइट लाइट जो आ रही है वो उसको कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर ले तो हमें वो कम्प्लीटली ब्लैक बॉडी दिखेगी। ओके, सनलाइट जो है वो जो आ रही है उसके बेसिस पर। ओके, तो नेक्स्ट वन, स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ देख लेते हैं। तो स्टीफन्स और स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ है ये। तो ये क्या है, द एनर्जी रेडिएट बाय द ब्लैक बॉडी रेडिएटर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, यानी किसी भी ब्लैक बॉडी से रेडिएटेड जो एनर्जी होती है वो पर यूनिट पर सेकेंड कितनी, और पर यूनिट एरिया से उसकी कितनी रेडिएट हो रही है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो ये रहा हमारे पास कि उसका पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है, तो पावर हो गया, और पर यूनिट एरिया अपॉन में आ जाएगा। ओके, एरिया अपॉन में, तो ये आ जाएगा। और वेयर सिग्मा इज़ द कांस्टेंट, जिसको हम क्या, ये रहा, इसका वैल्यू हमारे पास फिक्स है, इसको स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4, ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट वन, स्टीफन्स लॉ देख लो एक बार, इसके क्या कंक्लूजन है, फॉर हॉट ऑब्जेक्ट्स अदर देन आइडियल रेडिएटर्स द लॉ इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, मतलब अगर हमारे पास आइडियल रेडिएटर हैं इनके अलावा, यानी ब्लैक बॉडी टाइप को छोड़ के, तो उसके लिए हमारे पास नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या आ जाएगा ये। ओके, हॉट ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर ई जो है वो देख लो, वेयर ई इज़ द इमिसिविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ई इज इक्वल टू 1 ऑफ द आइडियल रेडिएटर। ओके, इमिसिविटी होती है कि हमारे पास कितना हीट जो है वो बाहर निकला विद द कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्वेशन की।
क्लियर। तो ई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द रेडिएटिंग मटेरियल, क्लियर। तो ये आइडियल रेडिएटर के लिए तो ई इक्वल्स टू 1 होता है, और अगर हमारे पास नॉर्मल है तो ई लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ब्लैक सरफेस सच एज चारकोल ई क्लोज टू 1, ओके, और सिंकनी मेटल सरफेस हैव ई क्लोज टू 0, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी रेडिएट नहीं करता, सारी चीज़ें ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। ई डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ब्लैक एंड वेरी डार्क ऑब्जेक्ट इज गुड इमीटर एंड गुड ऑब्जर्वर, ओके। जो डार्क ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अच्छे इमीटर और अच्छे ऑब्जर्वर हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल, द लाइट कलर्ड क्लॉथिंग इज प्रेफरेबल टू डार्क क्लॉथिंग ऑन अ हॉट डे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा डार्क, ठीक है। तो ऑब्जर्व कर लेगा तो इसका मतलब उसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, तो हम एक मतलब हॉट प्लेस के ऊपर लाइट कलर ऑब्जेक्ट मतलब क्लॉथ्स पहनना प्रेफर करेंगे। स्टीफन लॉ देख लो, इफ हॉट ऑब्जेक्ट इज radiating energy to its cooler surrounding at temperature Tc, the net radiation loss rate takes the form of this, ओके। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो एक कूलर सराउंडिंग में टीसी टेम्परेचर के सराउंडिंग में अपनी हीट लॉस कर रहा है, तो दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग आएगा ना, तो फोर्थ पावर में से टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी माइनस करेंगे, क्लियर। द अबव इक्वेशन इज वैलिड टी इक्वल्स टू T1 टेम्परेचर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टीसी इज इक्वल्स टू T2 टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, क्लियर। नेक्स्ट वन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ओके। तो ये 1893 में दिया था। द वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन पीक्स एट अ वैल्यू दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ओके। यानी कोई भी चीज़, कोई भी लाइट इमिट कर रहा है, कुछ भी इमिट कर रहा है, हीट इमिट कर रहा है, तो उसकी जो भी वेवलेंथ होगी, जो भी एनर्जी होगी, हीट एनर्जी की वेवलेंथ होगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की, क्लियर। तो ये रहा हमारे पास, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर एंड सी इज़ द कांस्टेंट, ओके। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स है इतना, और इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पर बी पे कहीं पर सी से, तो ये हो गया, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर केल्विन, ओके। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द टू टेम्परेचर टी एंड टी डैश इज इक्वल टू लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा डैश मैक्सिमम इज इक्वल टू टी डैश अपॉन टी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो टी डैश ऊपर हो जाएगा और टी नीचे। तो इसका जब हम देखेंगे पॉइंट्स, वेन्स लॉ टेल्स अस द अबाउट ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर इमिट स्पेक्ट्रा दैट पीक एट डिफरेंट वेवलेंथ, ओके। मतलब अलग अलग वेवलेंथ पे, अलग अलग टेम्परेचर पे वो अलग अलग वेवलेंथ की पीक्स शो करता है, ठीक है। तो हॉटर ऑब्जेक्ट इमिट मोस्ट ऑफ देयर रेडिएशन एट शॉर्टर वेवलेंथ्स एंड हैंस दे विल अपीयर टू बी ब्लूअर, ओके। यानी जो हॉटर ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ्स को इमिट करेंगे और इसीलिए वो ब्लूइश दिखते हैं, ओके। और कलर ऑब्जेक्ट इमिट मोस्ट ऑफ देयर रेडिएशन एट लॉन्गर, ठीक है। तो कूलर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ देते हैं, इसलिए वो रेड दिखते हैं। ज़्यादा आपने किसी चीज़ को हॉट कर दिया तो ब्लूइश कलर ले देता है। तो फर्दर मोर एट एनी वेवलेंथ अ हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट्स मोर, इट्स इज मोर ल्यूमिनस देन अ कूलर वन, ओके। मतलब एक हॉटर ऑब्जेक्ट जो होता है वो ज़्यादा एक मतलब एनी वेवलेंथ जो है, अ हॉटर ऑब्जेक्ट रेडिएट्स मोर इन इज मोर ल्यूमिनस देन अ कूलर वन, ओके। मतलब ज़्यादा ल्यूमिनस होगा कूलर वन की। नेक्स्ट वन, ये देख लो अपने पास अलग अलग टेम्परेचर पे उसका वेवलेंथ गिवन है, तो आप देख सकते हो, तो अलग अलग टेम्परेचर पे ये रहा, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, क्लियर। तो ये रहा ब्लैक बॉडी थर्मल इमिशन इंटेंसिटी एज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है, यानी जितना ज़्यादा हॉट होगा उतना ज़्यादा उतना कम वेवलेंथ वो शो करेगा ना, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हमने इसको डिफाइन किया है, क्लियर। तो ये रहा हमारे पास। नेक्स्ट वन, तो इट इज़ द कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर चैप्टर 11
that is thermal properties of matter. If you have any kind of doubt, then you can ask me. Thank you.